हेलो एवरीवन। मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं आपको आपका अध्ययनशाला की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई अध्ययनशाला पर। हम आप लोगों के लिए प्रीलिम्स 2021 के लिए टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। इस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चनों का लेवल कैसा रहेगा, किस स्तर के लेवल रहेंगे, इसके बारे में हम बताएंगे एक डेमो लेक्चर के माध्यम से। और क्वेश्चनों का लेवल हम लोग देख चुके पिछले एग्जाम में किस स्तर का रहा है, उसको ध्यान में रखकर ये पूरी टेस्ट सीरीज बनाई जा रही है विभिन्न एक्सपर्ट के माध्यम से। ठीक। और ये टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध होगी हमारे ई अध्ययनशाला के एक एप्लीकेशन पर, जो आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, उन क्वेश्चन का देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। आप लोग उसको चेक करें, देखें। आपको इस तरह अगर अच्छा लगता है तो आप जरूर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जो है मिडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन चित्रकारों को जहांगीर द्वारा अपने दरबार में नियुक्त किया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटर्स वर अपॉइंटेड बाय जहांगीर इन द कोर्ट? ऑप्शन है कूट दिए गए हैं। पहला है मीर सैयद अली, दूसरा है अब्दुल अब्दुल समद, तीसरा है उस्ताद मंसूर और चौथा है बिशंदास। ठीक। तो यहां पर आपको सिलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन दिया है 1 2 3 सही है, दूसरा ऑप्शन दिया है 1 2 4 सही है, तीसरा ऑप्शन दिया है 3 और 4 सही है, और चौथा ऑप्शन दिया है 1 और 2 सही है। इनमें से जो सही आंसर है वो आप लोगों को सिलेक्ट करना है। इसका सही आंसर आएगा केवल 3 व 4, यानी उस्ताद मंसूर और बिशनदास, ये दोनों को जहांगीर द्वारा अपने दरबार में नियुक्त किया गया था। इसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं। मुगल चित्रकला की शुरुआत जो है वो हुमायूं के साथ से मानी जाती है। हुमायूं के साथ ये मीर सैयद अली और अब्दुल समद दोनों साथ में आए थे। इन्होंने मुगल चित्रकला की शुरुआत करी और मुगल चित्रकला अपने चरम उत्कर्ष पर, अपने एक्सट्रीम लेवल पर पहुंची जहांगीर के समय। जहांगीर के काल को मध्यकाल में चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक। तो उस्ताद मंसूर और बिशन दास दोनों को अपॉइंट किया था, ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। कुछ पेयर दिए गए हैं, युग्म दिए गए हैं। एक तरफ समाचार पत्र लिखे गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित व्यक्ति लिखे गए हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित है, सही तरीके से मेल किया गया है। ठीक। समाचार पत्र में पहला लिखा है अमृत बाजार पत्रिका, इससे संबंधित व्यक्ति में नाम लिखा है मोतीलाल घोष। दूसरा पत्र है सुधारक, इसमें लिखा गया है फिरोज शाह मेहता। तीसरा है इंडियन मिरर, इसमें लिखा गया दादा भाई नौरोजी। इनमें से कौन से सुमेलित थे वो बताना है। केवल एक, दूसरा ऑप्शन है 1 और 3, तीसरा ऑप्शन है केवल 2, और चौथा ऑप्शन है केवल 2 और 3। इसका सही आंसर आएगा केवल 1। इसका सही आंसर है केवल 1। यहां पर मैं बताना चाहूंगा, आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि अमृत बाजार पत्रिका तो शिशिर कुमार घोष की है। ये शिशिर कुमार घोष के भाई थे मोतीलाल घोष, ये दोनों इससे संबंधित हैं। बाकी सुधारक पत्रिका के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ये है गोपाल कृष्ण गोखले की पत्रिका थी। ठीक। और इंडियन मिरर जो है ये एस.एन. सेन साहब की थी। तो ये दोनों सुमेलित नहीं है, सिर्फ अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष की ये सुमेलित है, और यही वो पत्रिका है जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से रातों रात चेंज हो गई थी। ठीक। तो ये दो क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड थे। एक और हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला है अलीगढ़ आंदोलन, दिया है सैयद अहमद खान। दूसरा है अहमदिया आंदोलन, दिया है मिर्जा गुलाम अहमद। तीसरा है वहाबी आंदोलन, सैयद अहमद राय बरेलवी। लास्ट दिया है देवबंद आंदोलन आंदोलन हजरत मोहम्मद। तो ये इसका आंसर आएगा कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला अलीगढ़ सर सैयद अहमद का बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है अहमदिया आंदोलन, ये भी सही है। तीसरा है वहाबी आंदोलन सैयद अहमद राय बरेलवी, ये भी सही है। लेकिन लास्ट जो है देवबंद आंदोलन जो हजरत मोहम्मद दिया है ये गलत है। ये मोहम्मद कासिम और अहमद गांगुली से रिलेटेड था, तो इसलिए ये सुमेलित नहीं है। बाकी ऊपर के 1 2 3 ये सुमेलित हैं। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, किस मराठा राज्य ने सबसे अंत में अंग्रेजों से सहायक संधि स्वीकार करी? देखो इस बार एग्जाम का लेवल कुछ ऐसा भी रहा है। ये इसमें मध्य प्रदेश के देखो सिंधिया और होलकर दिख रहे हैं। हो सकता है यहां से क्वेश्चन बने, क्योंकि स्पेशली उन्होंने मेंशन कर रखा है, प्री में मेंस में भी रहा है कि यहाँ के प्रमुख राजवंश, तो राजवंश से क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ पर मराठा राज्य में सबसे अंत में होलकरों ने स्वीकार करी थी। सिंधिया ने स्वीकार करी थी, देखिए 1804 में स्वीकार करी थी। बाकी होलकर ने इनसे भी बाद में स्वीकार करी। तो अपना आंसर आएगा होलकर। ठीक। तो
किस मराठा राजा ने सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की थी? तो आंसर आएगा होलकरों ने। ये इंदौर के होलकर हैं। बाकी भोसले, तो भोसले अपने नागपुर के, और गायकवाड़ जो है वडोदरा के, ठीक, और सिंधिया ग्वालियर के। ये 4 पार्ट में मराठा डिवाइड हुए थे। जब धीरे धीरे 1800 के बाद तृतीय चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध हुए, उसके बाद की स्थिति, और 1818 में पूर्णतः समाप्त हो गया, ये सब लोग जानते होंगे। मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है अल्बुकर्क, दूसरा है फ्रांसिस्को अल्मीडा, तीसरा है विलियम हॉकिंस, और अगला है हेनरी द नेविगेटर। तो देखो, इंग्लिश खान की उपाधि थी, आप नाम से समझे, ये इंग्लिश नहीं है, ये अल्बुकर्क वगैरह ये जो थे ये पुर्तगाली थे। एक ही दिख रहा है यहाँ पर जो थोड़ा सा हो सकता है, जिन्होंने जहांगीर के समय काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाया, तो जहांगीर के काल में आए भी थे, जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुए थे, वो थे विलियम हॉकिंस। ठीक, इनके बाद आए थे सर टॉमस रो। तो ये 2 व्यक्ति उनके यहाँ आए थे, उनमें से विलियम हॉकिंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपना आंसर जाएगा विलियम हॉकिंस पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करी थी? देखो, यहां पर ऑप्शन दिया है अलीवर्दी खां, सरफराज खान, मीर जाफर और मीर कासिम। यहाँ पर 2 बार राजधानी चेंज हुई, और राजधानी चेंज होने का रीजन यही था कि इस पर बढ़ रहे अंग्रेजों के हस्तक्षेप। तो हस्तक्षेप ना हो, तो मुर्शिदाबाद के आसपास अंग्रेजों का ज्यादा हस्तक्षेप था, तो वहां से इन्होंने मुंगेर स्थानांतरित करी, और ये स्थानांतरित करने वाले व्यक्ति थे मीर कासिम। ठीक, आई थिंक क्वेश्चन का लेवल आप लोगों को ठीक लग रहा होगा। अगला है यही, थोड़े हिस्ट्री के क्वेश्चन का वेटेज इसमें ज्यादा है। नेक्स्ट डेमो में आपको कुछ ज्योग्राफी के या उससे रिलेटेड अलग 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 प्रकार के क्वेश्चनों का लेवल आप लोगों को हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे, क्योंकि इस बार जो एग्जाम का लेवल था उसमें अगर हम देखें तो 50 से 55 क्वेश्चन थोड़े कॉन्सेप्चुअल थे, और 40 से 50 क्वेश्चन 50-50 देख सकते हैं सीधे फैक्चुअल थे। तो दोनों का कॉम्बिनेशन रहा है, तो हमारी पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि दोनों का कॉम्बिनेशन रहे और सभी तरीके के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए जाए। हिस्ट्री के बहुत क्वेश्चन गलत हुए हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। हिस्ट्री से सेंटेंस दिए, स्टेटमेंट दिए, किसका स्टेटमेंट था, ऐसे क्वेश्चन भी अच्छे खासे पूछे गए हैं, तो उनको हम इंक्लूड करने की पूरी कोशिश रहेगी, और आपका अच्छा से अच्छा तैयारी का अपना स्तर आप जांच पाए, देख पाए कि आपकी तैयारी किस स्तर तक की है। तो ये टेस्ट सीरीज आपको बहुत बहुत मदद करने वाली है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की और कहा, क्या कहा स्टेटमेंट सुनना, यदि इन्हें ना छेड़ा जाए तो शहद देगी, और यदि छेड़ा गया तो काट काट कर मार डालेगी। ये स्टेटमेंट किसका था? ठीक, तो ये स्टेटमेंट था अलीवर्दी खां ने कहा था। अलीवर्दी खां ने यूरोपियों के बारे में कहा था, क्योंकि बंगाल में यूरोपियों का अलीवर्दी खां के समय जब बंगाल की स्थापना हो रही थी, बंगाल की स्थापना के पश्चात धीरे धीरे बंगाल में जो है यूरोपियों का काफी हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था, तो उनको देखकर जो इन्होंने महसूस किया, उसके बाद इन्होंने इस स्टेटमेंट कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यूरोपियों के इनिशियल फेज में ही ये बात कही गई थी, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बंगाल अपने लिए। अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? अमूमन ये क्वेश्चन देखने में बहुत सिंपल है, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त हम देखते हैं कि स्थायी बंदोबस्त में क्या किया गया कि भाई ग्रामीणों से ज्यादा लगान लिया जा रहा है, या फिर उनसे रिलेटेड हम ये गलती कर जाते हैं, और एग्जाम आपने दी होगी तो आपको पता होगा जल्दबाजी में आते आते क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ये बहुत सिंपल कुछ है नहीं। तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे रहेगा कि किसके साथ की गई थी, ये जमींदारों के साथ की गई थी, ना कि किसानों के साथ या फिर ग्रामीण समुदायों के साथ। इसमें क्या किया गया था, ये हुई थी 1893 में, 1893 में स्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय अपने यहाँ के गवर्नर जनरल हुआ करते थे बंगाल के, उन्होंने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। इसमें जमींदारों के साथ इसलिए की गई थी कि जमींदार सीधे सीधे लगान किसानों से लेकर जमींदार किसको दे दे, अंग्रेजों को दे दे। इसमें 10/11 हिस्सा ब्रिटिशर्स को देना था, 1/11 जमींदार अपने पास रखते थे। तो ये 1/11 हिस्सा जमींदार का थोड़ा ज्यादा हो जाए, ज्यादा पैसा लगेगा तो 1/11 ज्यादा हिस्सा होगा, तो इस सिलसिले में या इसके लिए ज्यादा उन्होंने टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया बंगाल में, या और जहां जहां पर लागू था वहां के क्षेत्रों में। तो इसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला हमें भारतीय कृषि क्षेत्र में या किसानों की दुर्दशा में। इस बंदोबस्त का, इस व्यवस्था का भी काफी रोल था, और ये स्थायी व्यवस्था स्थायी कर दी गई थी कि इतना देना ही है। तो इससे भी कहीं ना कहीं किसानों की स्थिति काफी डिक्लाइन हुई, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको प्री मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने घोड़ों को दागने की प्रथा का सूत्रपात किया था? किसने घोड़ों को दागने की प्रथा को स्टार्ट की थी? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, रजिया सुल्तान।
तो यहाँ ये क्वेश्चन में मैक्सिमम लोग बलबन पे जल्दी क्लिक कर जाते, थोड़ा सोचेंगे। ये प्रथा शुरुआत करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों? क्योंकि इनके समय मंगोलों के बैक टू बैक आक्रमण हो रहे थे, और जब बैक टू बैक आक्रमण हो रहे थे, इनको उन आक्रमणों को रोकने के लिए, उन आक्रमणों से पार पाने के लिए एक सेना की आवश्यकता थी जो परमानेंट रहे। हर बार क्या होता है कि अमूमन इससे पहले कि राजाओं ने या सुल्तानों की सेनाएं किस प्रकार से थी, सामंतों पर आधारित थी, या उनसे लेते थे, या फिर एक टेम्परेरी बेस पर रहते थे। अब जब बार बार आक्रमण हो रहे थे कि स्थायी सेना चाहिए, अगर स्थायी सेना होगी तो उनको वो युद्ध कला में निपुण कर पाएंगे। अब स्थायी सेना रखने के लिए स्थायी वेतन देना पड़ेगा, तो स्थायी वेतन दिया। स्थायी वेतन के लिए उनको आईडी वाईडी सारी चीजें प्रोवाइड करवानी होगी, तो आईडी के रूप में उनको घोड़ों को दागने की प्रथा एक आइडेंटिटी के रूप में शुरुआत करी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। और स्थायी वेतन देने के लिए इन्होंने एक और व्यवस्था, जिसको बाजार व्यवस्था कर बोलते हैं, क्योंकि इनको स्थायी वेतन चाहिए था। तो सारी चीज आप एक ऐसे लिंक करके पढ़ेंगे तो थोड़ा आप लोगों को इतिहास समझने में इजी रहेगा। जो इस बार के क्वेश्चन थे वो थोड़ा इसी पर आधारित थे, इसी से रिलेटेड थे। ठीक, अगला क्वेश्चन हिस्ट्री से, एक और मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है, या फिर भारतीय संविधान के विकास वाले चैप्टर से आप इसको लिंक करके देख सकते हैं। क्वेश्चन है, प्रथम विधि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके तहत की गई थी? पहला ऑप्शन है 1833 का चार्टर अधिनियम। दूसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, और चार्टर अधिनियम 1853। दोनों लैंग्वेज में है, जो अगर जिस लैंग्वेज में आपको अच्छा लगता है उसमें आप बिल्कुल इसको देख सकते हैं। तो ये प्रथम विधि आयोग की स्थापना जो है, ये 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा की गई थी। ध्यान रहे तो पता होगा, लॉर्ड मैकाले साहब को पहला एक नया विधि पुरुष के रूप में ऐड किया गया था, और मैकाले साहब पहले विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। तो यहीं से विधि आयोग बना पहली बार भारत में। फिर वर्तमान में भी देखते हैं कई सारे विधि आयोग बन चुके हैं आजादी के बाद। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देश के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? सत्यानंद मिश्र, ए एन तिवारी, वजाहत हबीबुल्लाह और मोहम्मद रफीक। तो ये देश के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त, ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पहली बार वजायत हबीबुल्लाह को भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। इससे पहले एक क्वेश्चन मैंने बताया था आप लोगों को स्थायी बंदोबस्त वाला, उसमें थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गई है। वो 1893 की जगह 1793 है। ठीक, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस का टेन्योर। ठीक है, तो थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया है, उसको सुधार कर लेना। आपको कोशिश ये रहेगी हमारी कि कुछ भी गलत ना दिया जाए, क्योंकि गलत अगर याद रह गया तो एग्जाम में अगर कुछ इस प्रकार का आया तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे उसको देखकर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है? अभी देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज हो गया है। अभी ये पिछले वाला के अकॉर्डिंग देखे इसको, तो इसमें 91, 101, 103 और 102 इतने दिए हैं। इसमें से 102 अपना है, 102 संविधान संशोधन जो है वो पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। पिछड़ा वर्ग आयोग को 2018 में हमने एक संवैधानिक दर्जा दे दिया है, और 338 बी आर्टिकल में उसको पिछड़ा वर्ग आयोग को बना दिया गया, एक संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इससे पहले सबसे पहले 1979 में बनाया गया था, उसके बाद फिर बनाया गया है 79 के बाद 1992 में फिर बना है। उसके बाद ये संवैधानिक नहीं थे, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अध्यक्ष के अलावा केंद्रीय वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं? देखिए, अध्यक्ष के अलावा केंद्रीय वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं, ये एक संवैधानिक निकाय है, पहली चीज तो आप जान लें। और वित्त आयोग जो है आर्टिकल 280 के तहत बनता है। इसमें वित्त आयोग में अध्यक्ष के अलावा 4 मेंबर और होते हैं, और ये 5 सदस्यीय निकाय बन जाता है। कुल मिलाकर इसमें 5 मेंबर होते हैं, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य, तो ये 5 सदस्यीय निकाय बन जाता है। ये आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक आयोग और दिया गया है उसमें एनजीटी के बारे में, तो वहां से भी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। इस बार भी अच्छे खासे क्वेश्चन आयोग से बने हैं। उसमें क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के बारे में असत्य कथन पहचानिए। कौन सा उसके बारे में सत्य नहीं है, ये पहचानना है। ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है, यानी क्वासी जुडिशियल बॉडी है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत से निर्देशित होता है। तीसरा ऑप्शन है, सिविल प्रक्रिया संहिता या सिविल प्रोसीजर कोड 1908 से बंधा है। और अगला है, एनजीटी के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार है।
तो इसका बिल्कुल देखो कौन-कौन से इसमें सही है और असत्य बताना आप लोगों को। तो ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है, सही बात है। ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर काम करता है, बिल्कुल सही बात है और अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है। लेकिन ये सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 से बंधा हुआ नहीं है। तो ये क्वेश्चन या ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश खाद्य आयोग का गठन किया गया था। मध्य प्रदेश खाद्य आयोग का गठन कब किया गया है? पहला ऑप्शन है आपके सामने 21 जुलाई 2017, 31 जुलाई 2017, 23 जुलाई 2013 और 11 अगस्त 2016। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम लोग क्या गलती कर जाते हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का था तो ऑब्वियसली 2013 होगा, लेकिन ये सही नहीं है। उस अधिनियम के द्वारा हर राज्य को राइट्स दिए गए थे कि वो अपने यहाँ पर एक राज्य खाद्य आयोग का गठन कर ले और उसी के तहत मध्य प्रदेश ने 21 जुलाई 2017 को राज्य खाद्य आयोग का गठन किया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात मध्य प्रदेश के किस जिले का है? देखो शिशु लिंगानुपात या अपना पूरा सेंसस दिया गया है सिलेबस में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, हर बार आता है। तो आगे भी आए ये आगे भी आएगा या आते रहेंगे, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात मध्य प्रदेश में पाया जाता है अलीराजपुर में। अगर यही क्वेश्चन होता अधिक की जगह कम कहां पर होगा, तो कम ये होगा, कम होता है मुरैना में, और यहां पर पूछा गया अधिक, तो अधिक होता है अलीराजपुर में। सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात अपने यहाँ पर देखा जाता है। हलमा अभियान किस जिले से संबंधित है? पहली चीज तो ये कि अभी ये करंट का मुद्दा चलता रहा, हलमा अभियान। हलमा अभियान ये होता है, ये झाबुआ जिले से संबंधित है। और ये किससे रिलेटेड था, इस पर थोड़ी चर्चा कर लें। तो जब कोई भील जनजाति में जब कोई परिवार या कोई व्यक्ति पीछे रह जाता है तो या फिर पिछड़ जाता है, तो सभी पूरी कम्युनिटी, पूरा समुदाय मदद करके उनको आगे लाने की कोशिश करता है। इसको हलमा प्रथा कहा जाता है और यहीं से अभियान शुरू हुआ है झाबुआ से, जिसको हलमा अभियान नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी पृथ्वी के विकास के दौरान वायुमंडल को ऑक्सीजन से संतृप्त करने के लिए प्राथमिक रूप से उत्तरदायी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस वाज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर सैचुरेटिंग द एटमॉस्फेयर विथ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ? ठीक, तो यहां पर क्या है, एक गैस उत्सर्जन पहला ऑप्शन है, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण, ज्वालामुखी विस्फोट और पटल विरूपण। यानी अब इसको देखें चार ऑप्शन में, तो ये प्राइमरी स्टेज में सबसे पहले अपने यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण देखा गया। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, हम सबको पता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसी होती है। इसमें CO2 एज अ फ्यूल यूज होता है और उत्पाद के रूप में O2 बनती है। तो यहां से धीरे धीरे वातावरण में O2 आती गई और O2 से ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण यहाँ पर आज की डेट में जीवन संभव हो पाया है। ये इसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। तो शुरुआत में ये रहा। ठीक, आगे देखें, काला सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा को स्पर्श करता है? काला सागर सबको पता होगा, या फिर आप लोग नए स्टूडेंट हैं, थोड़ा मैप स्टडी पे ध्यान दें। मैप स्टडी से हर बार क्वेश्चन आता है, अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी से इस बार भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे, एमपी की ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन अच्छा था। तो इसको देखिए काला सागर, तो काला सागर की लोकेशन जो है, लोकेशन आपको दिखेगी यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट के बीच में। तो इसकी सीमा कहाँ का स्पर्श करती है, इसके बारे में थोड़ा देखें। तो इसकी सीमा यूक्रेन को स्पर्श करती है, इसकी सीमा टर्की को स्पर्श करती है, इसकी सीमा रूस को स्पर्श करती है, इसके अलावा जॉर्जिया को स्पर्श करती है, इसके अलावा रोमानिया को स्पर्श करती है, बुल्गारिया को स्पर्श करती है। यानी यूक्रेन, बुल्गारिया, रूस, जॉर्जिया, टर्की, रोमानिया, इतने सारे को स्पर्श करती है। लेकिन यहाँ पर तीन को स्पर्श कर रही है, ग्रीस को स्पर्श या एथेंस जिसको बोलते हैं, इसको स्पर्श नहीं करती हैं। तो अपना आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, इसका आंसर सही है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम के प्रत्येक सदस्य को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कितनी राशि देने की घोषणा की है? करंट से भी क्वेश्चन आए हैं, तो करंट के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन है 10 लाख रुपए, 31 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 11 लाख रुपए। तो इसका सही आंसर होगा 31 लाख रुपए यहां पर देने की घोषणा करी है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा। ठीक, तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे। आप लोग कमेंट सेशन में बताएं किस प्रकार के क्वेश्चन थे, क्वेश्चन का लेवल कैसा था। जो पीएससी पूछ रहा है उसी के स्तर को हमने ध्यान में रख के क्वेश्चन बनाए हैं। और आप टेस्ट सीरीज में एनरोल होना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से आप अपना हमारा ई अध्ययनशाला एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, कुछ डेमो लेक्चर हैं जिनमें आप हमारा क्वेश्चन का स्तर चेक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।